नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 3 अगस्त और 3 अगस्त को आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम था, जो कि आपका सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ था, जिसमें आपके तकरीबन 100 जीके के प्रश्न पूछे गए, उनमें से अधिकतम रेल प्रश्न मिल गए। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे उन सभी प्रश्नों को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला जो देखिए प्रश्न पूछा गया है वह है कि मीर कासिम निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध है जो कि लड़ा था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वो आपका बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीर कासिम ने बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा था। किसके किसके बीच लड़ा था? एक तरफ आपका अंग्रेजी सेना था, दूसरी तरफ आपका मीर कासिम था। ठीक है, मीर कासिम के साथ भी और दो आपके नवाब थे, जो कि आपके अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है, इन तीनों की संयुक्त सेनाओं ने अंग्रेजी सेनाओं से बक्सर का युद्ध दोस्तों बक्सर नामक जगह पर लड़ा था, जो कि वर्तमान में बिहार में है। इसके अलावा और कुछ युद्ध है जिसको आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला आपका प्लासी का युद्ध, जो कि आपका बक्सर के युद्ध से पहले हुआ था, आपका 1757 में 23 जून को। ठीक है, यह युद्ध दोस्तों आपका रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो सिराजुद्दौला के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध। इसके अलावा पानीपत का पहला युद्ध दोस्तों लड़ा गया था, वो आपका बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाओं के बीच लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। इसके अलावा पानीपत का दूसरा युद्ध की बात करें तो ये दोस्तों आपका हिंदू सम्राट हेमूचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच लड़ा गया था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। इसके अलावा यहीं पर आपका तृतीय युद्ध भी याद रख लीजिएगा, ये पूछा तो नहीं जाता है हर बार, फिर भी याद रख लीजिएगा कि आपका 1761 ईस्वी में हुआ था, आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ठीक है, बस इसको ही याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है। ठीक है, तो 2 अक्टूबर को दोस्तों हम लोग मालूम होगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हर साल आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन दोस्तों आपका राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। इसके अलावा राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने की जो शुरुआत है आपका कब से हो रहा है? तो 15 जून 2007 से ही आपका ये शुरू हुआ है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण दिवस है जो कि आपके एसएससी एग्जाम में आ चुके हैं पिछले सालों में या पिछले एग्जामों में। वो है दोस्तों आपका 9 जनवरी। ठीक है, 9 जनवरी को दोस्तों आपका हम लोग मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। क्यों मनाते हैं? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से इसी दिन 9 जनवरी 1915 को ही भारत वापस लौटे थे। इसके अलावा 12 जनवरी को मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। इसके अलावा 30 जनवरी को हम लोग मनाते हैं महात्मा गांधी का शहादत दिवस या शहीद दिवस, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जी का आपका मृत्यु हुआ था। इसके अलावा 2 फरवरी को हम लोग मनाते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को हम लोग मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस। इसके अलावा बात करेंगे 15 मार्च को तो हम लोग विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को हम लोग विश्व जल दिवस मनाते हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को बात करेंगे तो विश्व पृथ्वी दिवस। 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस और 22 मई को दोस्तों आपका जैव विविधता दिवस। ठीक है, इन तीनों 22 को याद रखिएगा। 24 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती दिवस, क्योंकि इसी दिन आपका पंचायत जो कि पूरे देश में लागू हुआ था। 5 जून को तो सब लोग मालूम होगा विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। 12 अगस्त को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। ठीक है, 29 अगस्त को आपका राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। 2 अक्टूबर को दोस्तों आपका महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है। अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाते हैं, जो कि आज ही पूछा गया था। इसके अलावा 26 नवंबर को बात करेंगे तो 26 नवंबर को बात करेंगे तो दोस्तों आपका भारत का संविधान दिवस आपका 26 नवंबर को बनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू हुआ था। 1 दिसंबर को आपका विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। तो ये दोस्तों आपका जनवरी से लेकर दिसंबर तक कुछ महत्वपूर्ण आपके दिवस हैं जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं और एग्जाम में आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि एसएससी जो आपका एग्जाम कराता है उनमें से आपका 50% से 40 से 50% क्वेश्चन दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर के शिफ्ट से ही देखने को मिलता है, चाहे जो भी एग्जाम हो। ठीक है, तो एसएससी के द्वारा जो आता है इसमें जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं, पहला एग्जाम आपका एसएससी सीएचएसएल का हुआ था आपका मार्च में, उसमें दोस्तों आपका तकरीबन 40 शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट हुआ था और एमटीएस का आपका 57 शिफ्टों में और सीजीएल का हाल ही में समाप्त हुआ है 39 शिफ्टों में। ठीक है, तो इन सभी शिफ्टों का कंबाइंड पीडीएफ तैयार किया गया है, जिसका मात्र शुल्क आपका 49 रुपये है। ठीक है, पीडीएफ तो साथ में आपका तैयार किया गया है, साथ में आपका इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी लगाया गया हर प्रश्न के साथ, जो कि आपके एग्जाम से ही ओरिएंटेड होगा। ठीक है, इसमें आपका जीके जीएस
जीएस करंट अफेयर्स के प्रश्न मिलेंगे। इसको प्राप्त करने के लिए आपको 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दोनों व्हाट्सएप नंबर पर से किसी पर आप जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस पीडीएफ का लाभ उठा सकते हैं, जैसा कि और भी स्टूडेंट लाभ उठा रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट लाभ उठा चुके हैं। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अनुच्छेद जो 22 है वो आपका किससे संबंधित है। डायरेक्ट हुबहू ये क्वेश्चन आपका देखने को मिला था। तो अनुच्छेद जो 22 कहता है भारतीय संविधान का, वह कहता है गिरफ्तारी या हिरासत के दौरान दुर्व्यवहार या यातना न दिए जाने का अधिकार जो आपका है वो आपका अनुच्छेद 22 में है। मनमाने ढंग से गिरफ्तारी, नजरबंद के खिलाफ अधिकार, मनमानी गिरफ्तारी नजरबंद के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 22 आपका करता है। ये दोस्तों आपका पूछा गया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पंडित रविशंकर हैं जो कि किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो पंडित रविशंकर की बात करेंगे, ये दोस्तों आपका सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये आपके सितार वादक हैं। इसके साथ ही 1999 में इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित कुछ व्यक्ति के नाम देखें तो पहला नाम आपका अमजद अली खान का आता है, दूसरा आशीष खान, तीसरा आपका राजीव तारानाथ का आता है। संतूर की बात करेंगे तो संतूर से दोस्तों आपका शिव कुमार वर्मा जी का नाम आता है, शर्मा जी का नाम आता है जो कि कल ही पूछा गया था। राहुल शर्मा भजन सोपोरी का भी नाम आपका संतूर वादक में ही गिना जाता है। सरंगी की बात करेंगे तो सरंगी में सुल्तान खान, रामनारायण और सबरी खान। ठीक है, पंडित रामनारायण को याद रखिएगा जो कि सरंगी से संबंधित है, ये आपका पिछले सीजीएल में भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा किस राज्य का है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा राज्य पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? तो केरल हो जाएगा। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार केरल का जो साक्षरता दर है वो दोस्तों आपका साक्षरता दर आपका पूरे देश में भी आपका ज़्यादा है और महिलाओं में भी सबसे अधिक है। ठीक है, लेकिन पुरुष में अगर पूछा जाए तो पुरुष में सबसे साक्षरता दर सबसे अधिक दोस्तों आपका लक्षद्वीप का है। वहीं पर देश में साक्षरता दर की बात करेंगे तो देश में पूरे साक्षरता दर आपका 74.04% है। वहीं पर दोस्तों पुरुष की बात करेंगे मेल का तो उसका साक्षरता दर 82.14% है और फीमेल की बात करेंगे देश में तो 65.46% आपका क्या है? तो साक्षरता दर है। ठीक है, इसके अलावा सबसे नीचे बात करेंगे, सबसे निचले क्रम पर कौन है, निचले स्थान पर कौन है? तो बिहार का स्थान सबसे नीचे आता है जिसका आपका 63.82% है। इसके बाद बिहार के बाद मतलब सेकंड टॉप पर दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद दोस्तों आपका राजस्थान का नाम आपका आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि श्री रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था। ठीक है, तो श्री रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम की बात करेंगे फ्रेंड्स, जिनका जो मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, गदाधर चट्टोपाध्याय दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नरेंद्र नाथ दत्त की बात करेंगे कि इनका वास्तविक नाम या मूल नाम है तो स्वामी विवेकानंद जी का जो मूल नाम है वो दोस्तों आपका नरेंद्र नाथ दत्त है। इसके अलावा परमहंस योगानंद का वास्तविक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो मुकुंद लाल घोष है और रमन महर्षि का वास्तविक नाम आपसे पूछा जाए तो वेंकट रमन अय्यर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना दोस्तों आपको हुआ था वो आपको बता दें कि आपका 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसके अलावा इसने किया किसने था? तो ब्रिटिश सिविल सेवक था आपका एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था। इसके साथ ही आपके इसके स्थापना में आपका दादा भाई नौरोजी, दिनेश वाचा भी शामिल थे। इसके अलावा कांग्रेस का जो पहला सत्र हुआ था आपका बम्बई में, उसमें आपका 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा 72 प्रतिनिधि में आपका 54 हिंदू था, 2 मुस्लिम था, बाकी जैन था और पारसी भी थे। इसके अलावा प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन का जो अध्यक्षता किया था प्रथम अधिवेशन का वो दोस्तों आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसके अलावा 1907 में आपका कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है, इसमें जो कांग्रेस है जो कि 2 भागों में बंट जाता है। पहला भाग दोस्तों आपका नरम दल का होता है, दूसरा आपका गरम दल का होता है। नरम दल का जो नेतृत्व आपके कर रहे होते हैं बाल गंगाधर तिलक करते हैं, लाला राजपत राय करते हैं और विपिन चंद्र पाल करते हैं, जिसे कि लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा नरम दल का जो नेतृत्व है वो दोस्तों आपका कौन कौन कर रहे थे? तो कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, विरोध शाह मेहता और दादा मनोरोजी नरम दल का नेतृत्व कर रहे थे। 2007 का जो सूरत अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो राज बिहारी बोस करते हैं। इसके अलावा 1916 में आपका लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसमें ये जो गरम दल और नरम दल है दोनों आपका वापस मिल जाते हैं। ठीक है, इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता आपका मलिक अंबुजाद कोई नाम है। ठीक है, उसको एक बार देख लीजिएगा, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों आपका कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हुमायूं ने किस शहर की स्थापना की थी। तो हुमायूं की बात करेंगे तो हुमायूं ने दोस्तों आपका एक शहर था आपका दीनपनाह। ठीक है, तो दीनपनाह शहर की स्थापना किसने किया था? तो हुमायूं ने ही किया था। तो राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? दीनपनाह हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए
कि आखिर कब किया था, तो 1533 ईस्वी में किया था। इसके बाद आपको मालूम होगा कि हुमायूं को किसने हराया था, शेरशाह सूरी ने हराया था। तो 1540 में जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, तो ये दिन पनाह है जिसको तोड़कर अपना वहाँ शेरशाह ने अपना बना लिया था। इसके अलावा अगला बात करेंगे दीनपना का, तो वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो वर्तमान में नई दिल्ली में मथुरा रोड पर स्थित दीनपना किले को आमतौर पर पुराना किला या पुराने के किले के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी की बात करेंगे, जो कि मुगलों के द्वारा स्थापित पहला शहर था, जिसकी स्थापना आपका किसने किया था, तो अकबर ने किया था। एक दोस्तों आपका श्री नामक शहर की स्थापना अगर आपसे पूछ दिया जाए किसने किया था, तो ये दोस्तों आपका औरंगजेब ने किया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा ताजमहल, लाल किला की स्थापना तो आप लोग को मालूम होगा शाहजहां ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया वो पूछा गया कि सैंड फ्लाई मक्खी के काटने से कौन सा रोग होता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका कालाजार हो जाएगा, या तो स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस या कालाजार आपके कोई ऑप्शन में दिया गया होगा, जो कि दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ISSF चैंपियन रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल किस राज्य से संबंधित है, तो ये दोस्तों आपका मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई में भी अगर आपका नाम दिया गया होगा जिला का, तो थाने। ठीक है, थाने मुंबई महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय निशानेबाज रुद्राक्ष पाटिल ने मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF राइफल पिस्टल विश्व चैंपियनशिप 2022 में व्यक्तिगत पुरुष की श्रेणी में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2020 के अनुसार भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो 2020 के अनुसार भारत में सबसे बड़ा मैंगनीज का उत्पादक राज्य की बात करेंगे तो दोस्तों आपका मध्य प्रदेश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। 1920 में भारत में कुल मैंगनीज उत्पादन का लगभग 33% जो हिस्सा है मध्य प्रदेश में था। सेकेंड नंबर पर आपका महाराष्ट्र था। इसके अलावा मैंगनीज अयस्क का सर्वाधिक भंडार की बात करेंगे, ये भंडार अगर आपसे पूछ दिया जाए तो ये दोस्तों आपका उड़ीसा हो जाएगा, लेकिन सर्वाधिक आपका उत्पादन तो मध्य प्रदेश ही हो जाएगा, लेकिन भंडार पूछेगा तब उड़ीसा होगा। इस बात को थोड़ा सा रिकॉल और माइंड पे जोर दे दीजिएगा। इसके अलावा अगर 20 में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक पूछा जाए तो ये दोस्तों आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ा मैंगनीज अयस्क खदान कहाँ पर है, ये दोस्तों मध्य प्रदेश में बालाघाट खदान भारत का सबसे बड़ा मैंगनीज अयस्क खदान है और एशिया के सबसे गहरी मैंगनीज अयस्क खदान है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो आपका आंध्र प्रदेश है और दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम भंडारों में से एक आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपका तांबे का अयस्क का सबसे बड़ा भंडार की बात करेंगे, भंडार यहाँ पर देखिए भंडार है, उत्पादक नहीं है, तो भंडार दोस्तों आपका राजस्थान हो जाएगा। इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ई-शक्ति जो योजना है किसके द्वारा चलाया गया था, तो ई-शक्ति जो योजना है दोस्तों आपको बता दें ये आपका नाबार्ड के द्वारा चलाया गया था। नाबार्ड के द्वारा चलाया गया था। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक इसका फुल फॉर्म होता है। नाबार्ड ने पायलट प्रोजेक्ट ई-शक्ति के माध्यम से भारत में स्वयं सहायता समूहों SHG के डिजिटलीकरण की शुरुआत किए थे। इसके अलावा नाबार्ड के विषय में हम लोग देखें तो इसका जो स्थापना है 12 जुलाई 1982 को हुआ था। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। ये एक आपका वित्तीय संस्थान या बैंक है जो कि मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्र पर केंद्रित है। इसकी स्थापना की बात करेंगे किस समिति की सिफारिश पर किया गया था, तो वी शिवरमन समिति के सिफारिश पर किया गया था। इतना फैक्ट आपको नाबार्ड से संबंधित आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि संसदीय शासन जो प्रणाली है वो आपका किस देश के संविधान से लिया गया है, तो संसदीय शासन प्रणाली दोस्तों आपका ग्रेट ब्रिटेन यूके के संविधान से लिया गया है। ये सभी जो फैक्ट्स है आपका हम SSC CGL और MTS में शामिल कर चुके हैं। आप लोग जाकर बाय करके देख भी सकते हैं, जो लोग बाय किए वो आप कमेंट में बता भी सकते हैं कि ये सब जो फैक्ट्स है आपका शामिल किया गया है कि नहीं किया गया है। ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सरकार की संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से अभिहित है, जिसमें प्रधानमंत्री देश का क्या होता है, वास्तविक नाम होता है, जो कि संसद लोकसभा के प्रति अपवित्र होता है। इसके अलावा ब्रिटेन से और क्या क्या लिया गया है, तो संसदीय सरकार तो लिया गया है, कानून का शासन यानी कि विधि का जो शासन है ब्रिटेन से लिया गया है, विधायी प्रक्रिया भी ब्रिटेन से लिया गया है, एकल नागरिकता की बात करेंगे ये भी ब्रिटेन से लिया गया है, कैबिनेट प्रणाली ब्रिटेन से, विशेषाधिकार रिट और संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदन सदन ये सभी जो आपके प्रावधान है आपके ब्रिटेन से लिए गए हैं। इसके अलावा आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो राज्य की नीति निदेशक तत्व यानी कि DPSP जिसे कहते हैं वो आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नामांकन होता है वो दोस्तों आपका आयरलैंड के संविधान से, राष्ट्रपति का जो चुनाव का जो विधि होता है वो आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट चलाया जाता है उसकी प्रक्रिया का कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्य अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का जो प्रक्रिया वो आपका अमेरिका से। मौलिक अधिकार आपका अमेरिका से। न्यायिक समीक्षा आपका कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की जो प्रस्तावना होता है ये सभी आपका अमेरिका से लिया गया है। कनाडा की बात करेंगे तो एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, आपका संघीय जो व्यवस्था आपका कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों में निहित होना, केंद्र में अवशिष्ट शक्ति का निहित होना आपका कनाडा से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय का सलाह क्षेत्राधिकार ये सभी आपका कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से आपका समवर्ती सूची, व्यापार की स्वतंत्रता, वाणिज्य और संभोग और संसद के दोनों की संयुक्त बैठक ये आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सोवियत संघ यानी सोवियत संविधान यानी कि यूएसएसआर अब रूस हो गया है, वहां से आपका मौलिक कर्तव्य लिया गया है। और प्रस्तावना में जो न्याय का आदर्श है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, वो भी दोस्तों आपका रूस के संविधान से लिया गया है। फ्रांस की बात करेंगे तो प्रस्तावना में जो गणतंत्र शब्द लिया गया है, गणतंत्र का आदर्श, वो आपका लिया गया है फ्रांस से। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों आपका प्रस्तावना में स्वतंत्रता का आदर्श, ये भी आपका लिया गया आदर्श है। इसके अलावा बात करेंगे प्रस्तावना में समानता का आदर्श, स्वतंत्रता, बंधुत्व का आदर्श, ये सभी आपका फ्रांस से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार का निलंबन होता है वो दोस्तों आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आपका संविधान संशोधन जो होता है वो लिया गया है। और राज्यसभा में सदस्यों का नियुक्ति। लास्ट में आपका एक जापान बसता है, जापान से आपका कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा आपका जापान से लिया गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से क्वांटम संख्या का कौन सा सेट 4 रक्षक के लिए सही है, तो 4, 2, 1 -1/2 ये दोस्तों बिल्कुल आपका सही है। एक परमाणु में कई कक्षाएं होती हैं, उन जो स्थानों में उनके आकृति, आकार और अभिविन्यास के आधार पर एक दूसरे से क्या होता है, तो भिन्न होता है। इसके अलावा आपका इस प्रकार क्वांटम संख्या वह संख्या है जो कि परमाणु में मौजूद विभिन्न परमाणु कक्षाओं इलेक्ट्रॉनों को निर्देशित और अंतर करती है। ठीक है। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कितना स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। तो स्वर्ण पदक दोस्तों आपसे पूछा गया था भारत के बारे में कि कितना जीता है, तो इसका राइट आंसर तो दोस्तों आपका 1 हो जाना है, ठीक है। क्योंकि भारत ने टोक्यो ओलंपिक जो 2020 का था, जो कि 2021 में खेला गया था, उसमें भारत ने 1 गोल्ड जीता था, ठीक है। कितना गोल्ड जीता है, तो भारत ने 1 गोल्ड और 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल जीता है। यानी कि टोटल पदक की बात करेंगे तो भारत ने 7 पदक अपने नाम किया था। रैंक की बात करेंगे तो ओवरऑल जो भारत का रैंक था वो आपका 48 था, ठीक है। ये तो दोस्तों आपका भारत का पदक की बात हो गया। लेकिन भारत ने जो 7 पदक अपने नाम किए थे, वो 7 पदक कौन कौन से थे और किसने किसने जीता था, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से जो पहला पदक लाया था वो आपका मीराबाई चानू ने लाया था, जो कि सिल्वर था। 49 kg वेट लिफ्टिंग में लाया था, ठीक है। 49 kg के वेट लिफ्टिंग में लाया था। इसके अलावा सेकंड पदक आपका लवलीना बोर्गोहेन ने लाया था, ब्रॉन्ज मेडल, जो कि दोस्तों आपका वुमेन्स वेल्टर वेट बॉक्सिंग में लाया था। तीसरा आपका पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल लाया था बैडमिंटन में। रवि कुमार दहिया सिल्वर मेडल लाया था आपका फ्री स्टाइल कुश्ती में 57 kg वाला में। इसके अलावा भारत का जो हॉकी टीम था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता था मेंस हॉकी में। इसके अलावा बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था मेंस 65 kg रेसलिंग में। इसके अलावा नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था जेवलिन थ्रो में, ठीक है। तो ये दोस्तों भारत के तरफ से टोक्यो ओलंपिक में जीता गया पदक और उनके नाम थे, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कितना मीटर जेवलिन थ्रो करके पदक अपने नाम किया था, ठीक है। तो डायमंड लीग जो आपका स्टॉकहोम 2020 में खेला गया था उसमें नीरज चोपड़ा ने कितना मीटर भाला फेंका था, तो 89.94 मीटर आपका भाला फेंक कर आपका जो स्वर्ण पदक है नीरज चोपड़ा ने अपने नाम है जो कि किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 89.94 मीटर हो जाएगा। इसके अलावा नीरज चोपड़ा ने, जैसा कि ऊपर हमने आपको बताया कि टोक्यो ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया था, तो उसमें कितना मीटर भाला फेंका था, तो उसमें दोस्तों आपका टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भाला कितना मीटर फेंका था, तो 87.58 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। टोक्यो ओलंपिक जो कि 2020 में हुआ था, जो 20 का था, जो कि आपका 21 में खेला गया था, ठीक है। चलिए इसके अलावा बात करेंगे, इससे पहले आपको बता दें कि अभिनव बिंद्रा के बाद, ठीक है, अभिनव बिंद्रा के बाद किसी विश्व चैंपियनशिप स्तर पर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये दूसरे भारतीय थे। इसके अलावा मार्च 2022 में नीरज चोपड़ा को पद्म श्री से भी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो ये भी प्रश्न आपसे अगर बनेगा कि नीरज चोपड़ा को भारत सरकार के द्वारा कौन सा पद्म अवार्ड दिया गया है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाना है, तो पद्म श्री हो जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
करेंगे तो पूछा गया कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली के जो प्रतिपादक थे वी सत्यनारायण शर्मा को भारत सरकार के द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका पद्मश्री हो जाना है। पद्मश्री जो कि दोस्तों आपका भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कि कुचिपुड़ी के जो प्रतिपादक थे वी सत्यनारायण शर्मा 1970 में इन्हें दिया गया था। इसके अलावा इन्हें संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो कि आपका 1967 में किया गया था। इसके अलावा कालिदास सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया है, जो कि आपका 1988 में इन्हें किया गया था। कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो ये जो शास्त्रीय नृत्य है वो दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये इसका राइट आंसर अगर आपका नेक्स्ट में पूछ दिया जाए तो ये हो जाएगा, क्योंकि कल ही आपका पूछा गया है मोहिनीअट्टम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था इंग्लिश से जेनरस का एंटोनिम पूछा गया था, यानी कि अपोजिट वर्ड पूछा गया था। तो सेल्फिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में दिया गया होगा तो सेल्फिश नहीं होगा तो दोस्तों आपका चीप, मिस्टरली, मीन, स्टिंगली, ग्रीडी ये सभी दोस्तों आपका क्या हो जाएंगे, जेनरस का एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो इनमें से एक ऑप्शन क्या दिया गया था, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या जो वृद्धि दर है आपका कितना था, ठीक है, यानी कि डिकेडल ग्रोथ आपसे पूछा गया था। तो आपको बता दें कि भारत का जो जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो दोस्तों 2011 में आपका 17.72% देखा गया है, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 2001 से 2011 के बीच 17.72 वृद्धि की दर से वृद्धि हुई है। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि दर से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखें तो आपका सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो किस राज्य का हुआ है, तो आपका मेघालय का हुआ है, जहां का आपका 27.95% आपका जनसंख्या वृद्धि दर था 2001 से 2011 तक में। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश में बात करेंगे सबसे ज्यादा तो दादर नागर हवेली का था। इसके बाद आपका दमनदीप का नंबर है। इसके अलावा केरल की बात करेंगे तो जनसंख्या वृद्धि दर पर सभी राज्यों में तुलना में सबसे कम है, ठीक है, राज्यों में सबसे कम है, आपका 4.91% है। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार बताएंगे तो नागालैंड का जो जनसंख्या है वृद्धि दर है वो दोस्तों आपका सबसे नकारात्मक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि नकारात्मक है जो कि जनसंख्या दोस्तों आपका किस आपका स्टेट का है, तो दोस्तों आपका नागालैंड का इसका राइट आंसर हो जाना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पूछा गया चोल वंश का प्रथम राजा के बारे में, यानी कि चोल वंश के संस्थापक के बारे में आपसे क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था। तो चोल वंश के जो संस्थापक आपका हो जाएंगे वो दोस्तों आपका विजयालय हो जाएगा। विजयालय है जो कि दोस्तों आपका चोल वंश का क्या था, तो आपका संस्थापक था। और अंतिम प्रथम राजा भी दोस्तों आपका क्या था, वो भी दोस्तों आपका क्या था, तो आपका विजयालय ही था, ठीक है। इसके अलावा उसने 18वीं शताब्दी में तंजौर साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था और पल्लवों को हराकर शक्तिशाली चोलों का उदय किया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि चोल साम्राज्य की स्थापना है जो किसको हराकर विजयालय ने किया था, तो पल्लव उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको बता दें कि चोल वंश का जो पहला राजधानी था वो दोस्तों आपका तंजौर था। इसके अलावा इसका एक शक्तिशाली राजा हुआ राजा राज प्रथम। इसने क्या किया था कि तंजौर में महान राजेश्वर मंदिर का निर्माण इसने ही कराया था, जिसे कि अभी बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया ढीमसा जो नृत्य है आपका किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है। अगर राज्य पूछा गया होगा तो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगर वैली पूछा गया होगा यानी कि घाटी पूछा गया होगा तो दोस्तों आपका अराकू घाटी हो जाएगा। एक स्टूडेंट एक वैली का भी नाम ले रहे थे, ठीक है। तो राज्य आपका आंध्र प्रदेश और आपका घाटी पूछा तो अराकू घाटी में रहने वाले आदिवासी समुदाय के द्वारा ये नृत्य है जो कि किया जाता है। नर्तकी के साथ मोड़ी, किरीट, टुडबू, तब्बू और कोमू जैसे संगीत वाद्यंत्र बजाने वाले भी होते हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के कुछ अन्य लोक नृत्य के बारे में देखें तो कुचिपुड़ी तो आपका यहाँ का शास्त्रीय नृत्य ही है। इसके अलावा विलासिनी नाट्यम, आंध्र नाट्यम, भाम कल्पम, वीरानाट्यम, दप्पू, तपेला, गुल्लू, लंबाड़ी, कोलाट्टम, बुट्टा, कोमलू ये सभी आपका आंध्र प्रदेश का ही लोक नृत्य है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का आपका पड़ोसी राज्य आपको देखें कर्नाटक के बारे में तो कर्नाटक का जो आपका लोक नृत्य हटरी हो जाएगा, सुग्गी हो जाएगा, कुनीथा हो जाएगा, कड़गा हो जाएगा, लंबी हो जाएगा, यक्षगान हो जाएगा। ये सभी आपका कर्नाटक का लोक नृत्य है। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करेंगे तो लावनी, नकटा, कोली, लेजिम, गाफा और बोहारा ये सभी आपके महाराष्ट्र के हो जाएंगे। राजस्थान की बात करेंगे तो झूलन लीला के बाद आपका झूमा के बाद सुसिनी के बाद गपाल और कालबेलिया के बाद घूमर, चक्री, ठीक है। ये सभी आपका राजस्थान का लोक नृत्य है। इसमें से आपको कालबेलिया और घूमर दोनों याद रखने की जरूरत है। ये दोनों क्वेश्चन आपका बार बार एसएससी के द्वारा है जो कि पूछा
पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ओणम जो आपका त्यौहार है वह भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो इसका राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा। ये जो त्यौहार है आपका राजा महाबली के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये जो त्यौहार है कितने दिनों तक चलता है, तो 10 दिनों तक चलता है और ये एक फसल काटने का भी उत्सव है। ठीक है, तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और राज्य और वहाँ मनाने जाने वाले त्योहारों को देखें तो एक आपका कर्नाटक है, जहाँ पर एक मकर संक्रांति मनाया जाता है। हम्पी जो फेस्टिवल है आपका कर्नाटक में ही मनाया जाता है। होयसला महोत्सव और करगा महोत्सव ये सभी आपके कर्नाटक में। केरल की बात करेंगे तो ओणम के अलावा तिरुसरपुरम के अलावा अरावट्टू के अलावा अरनमुला, ये सभी जो त्यौहार है आपका केरल में। गोवा की बात करेंगे तो सिग्मो, साओ, जोआओ त्यौहार, गोवा कार्निवल और ईस्टर, ये सभी आपके गोवा में मनाए जाते हैं। तमिलनाडु की बात करेंगे तो महामहम, थाईपुसम, कारिथिगई दीपम, थिरुवारू महोत्सव, ये सभी आपके तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। तो इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, तो आपसे अनुच्छेद पूछा गया था। स्टेटमेंट वाइज ये क्वेश्चन पूछा गया था। हमने स्टेटमेंट को इजी पूर्वक लिख दिया है। स्टेटमेंट दिया गया था कि एक ही आपके कंपनी में 2 मैनेजर है, दोनों मैनेजर को आपका अलग अलग वेतन मिलता है, वो आपका किस अनुच्छेद से संबंधित है। इस प्रकार करके कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। हमने क्वेश्चन को इजी वे में लिख दिया है। समान कार्य का समान वेतन, वो जो अनुच्छेद दोस्तों आपका है अनुच्छेद 39 दी आपका इससे संबंधित है। अनुच्छेद 39 जो दी है वो कहता है, ये उसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि पुरुष और स्त्री को समान कार्य हेतु समान वेतन दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, और ये दोस्तों आपका है जो कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का ही अंग है। और राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो दोस्तों आपका भाग 4 में वर्णित है। भाग 4 में वर्णित है। इसके अलावा वो आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल आपका 36 से 51 जो आर्टिकल है ये दोस्तों आपका नीति निर्देशक तत्व ही से संबंधित है। इसके अलावा 36 से पहले बात करें 12 से 35 तो ये दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, आई एम नॉट कन्फर्म। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एक ही स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है। ठीक है, मैंने दूसरा स्टूडेंट से पूछा था तो कहा था कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो आप लोग बताइएगा, अगर पूछा गया होगा तो ठीक है, नहीं पूछा गया होगा तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के तौर पर इसको याद रख लीजिएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के बारे में पूछा गया था, तो आपका राइट आंसर गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था उसकी अध्यक्षता भी की थी। गोखले अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान गांधी के गुरु थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए महात्मा गांधी को भारत की यात्रा करने के लिए निर्देशित किया था। वो अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सामाजिक राजनीतिक नेताओं में से एक थे। 1907 में कांग्रेस के सूरत विभाजन के बाद वो उदारवादी वर्ग के नेता बन गए थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि एसएससी के द्वारा 2023 में जितने भी एग्जाम कराए गए हैं वो एग्जाम थे आपके। पहला तो एसएससी सीएचएसएल का जो कि आपका मार्च में कराया गया था तकरीबन 40 शिफ्टों में। एसएससी एमटीएस का एग्जाम आपका कराया गया था 57 शिफ्टों में। एसएससी सीजीएल का एग्जाम कराया गया था 39 शिफ्टों में, जो कि हाल ही में समाप्त हुआ है। इन तीनों का पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं विद इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। जीके जीएस करंट अफेयर्स के उसमें प्रश्न रहेंगे। मात्र 49 रुपए के न्यूनतम शुल्क पर इसे प्राप्त करने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना होगा। 2 व्हाट्सएप नंबर आपको सामने दिया गया है, इनमें से किसी पर आप संपर्क करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि प्रीवियस क्वेश्चन से आपको कितना बेनिफिट मिलता है। हर शिफ्ट में आपका जो 40 से 50% जो क्वेश्चन रहते हैं वो दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही देखने को मिलता है। जैसा कि टोक्यो ओलंपिक वाला भी दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही देखने को मिला था। ये डायमंड लीग वाला भी उसी से देखने को मिला है। इसके अलावा वी सत्यनारायण शर्मा के बारे में भी आपको प्रीवियस ईयर में पूछा ही जा चुका है। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि दर भी पूछा जा चुका है पहले। इसके अलावा चोल वंश पूछा ही जा चुका है। इसके अलावा बात करेंगे ढिमसा नृत्य, ये भी पहले शिफ्टों में पूछा जा चुका है, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन में। इसके अलावा ओणम त्यौहार के बारे में भी पूछा गया है। मतलब लगभग जो सारे जो प्रश्न होते हैं वो दोस्तों आपका कहाँ से पूछे जाते हैं, तो आपका प्रीवियस क्वेश्चन से ही पूछे जाते हैं। हमने तो 40-50% कम ही कहा, और भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, नहीं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था फ्रेंड्स कि आपका हाल ही में किस शहर में पहली मैथनॉल संचालित बसों का अनावरण किया गया है, जो कि आपके देश का पहला है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों आपका 14 मार्च, ठीक है 14 मार्च 2023 को इसका अनावरण किया गया था। किसके द्वारा किया गया था तो ये भी आपको बता दें, नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया था। नितिन जो गडकरी है ये जो आपके कौन है तो वर्तमान में, ठीक है वर्तमान में दोस्तों कौन है तो आपके
केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री हैं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा बेंगलुरु में आपका पहली मैथलॉन संचालित बसों का अनावरण किया गया था 14 मार्च 2023 को। तो मार्च का 2023 का करंट अफेयर आपसे पूछा गया था। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन था ग्लाइकोजेन। ठीक है, ग्लाइकोजेन इज द मोनोमर। ठीक है, ग्लाइकोजेन पूछा गया था किसका मोनोमर है, तो इसका मतलब ग्लाइकोजेन का मोनोमर कौन है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज ग्लाइकोजेन के अलावा स्टार्च का सेलुलोज का भी आपका मोनोमर है। इसके अलावा जो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर दोस्तों आपका होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस टाइप का स्ट्रक्चर दोस्तों आपका क्या होता है, ग्लूकोज का होता है। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर ग्लूकोज हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका राजकोषीय घाटा से। ठीक है, राजकोषीय घाटा से प्रश्न क्या बना था, इसका तो अनुमान नहीं लग पाया है कि इससे प्रश्न अभी क्या लगा था। ठीक है, इसके अलावा एक आपका पूछा गया था संविधान से कि कौन सा कथन आपका संविधान में है। ठीक है, कौन सा कथन आपका संविधान में है। 5 कथन आपके दिए गए थे जिसमें से आपका समानता, स्वतंत्रता, इस प्रकार करके कोई कथन दिया गया था। ये भी प्रश्न आपका अभी तक मिल नहीं पाया है। तो अगर इसके अलावा और भी प्रश्न आप लोग अगर जानते हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताते चलिएगा। इसके अलावा कि रण जो उत्सव है वो आपका कहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, तो रण जो उत्सव है फ्रेंड्स आपको बता दें कि आपका गुजरात में मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। ठीक है, रण उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स आपका गुजरात में मनाया जाता है। इसके अलावा रण उत्सव को कच्छ का रण उत्सव या कच्छ महोत्सव या रण उत्सव भी कहा जाता है, इस बात को भी याद रख लीजिएगा। इसके बाद महाराष्ट्र के कुछ उत्सव को देखें तो महाराष्ट्र के उत्सव में दोस्तों आपका एक आता है गणेश उत्सव, जो कि दोस्तों आपका कहाँ मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इसके अलावा एक आता है गुड़ी पड़वा, ये दोस्तों आपको कहाँ मनाया जाएगा, तो ये भी दोस्तों आपका महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश में दोस्तों आपका लोकरंग उत्सव, इसके बाद आपका तेजाजी, एक आपका खजुराहो उत्सव, ये आपका मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। राजस्थान की बात करेंगे तो गणगौर और तीज या बूंदी, ये तीनों उत्सव आपका राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, उससे पहले आपको बता दें कि अभी तक एसएससी 2023 में जितने भी एग्जाम हुए हैं, ठीक है, जितने भी एग्जाम होने का मतलब है आपका एसएससी सीजीएल का भी हाल ही में 39 शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट हुआ है। एमटीएस का आपका मई जून में 57 शिफ्टों में, सीएचएसएल 2022 वाला एग्जाम आपका मार्च में कंडक्ट हुआ था। ठीक है, उस आपका तकरीबन 40 शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो सभी शिफ्टों का पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं साथ में इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हर शिफ्ट में जो 40 से 50% जो क्वेश्चन है आपका प्रीवियस से क्वेश्चन से भी आते हैं, आप लोग को मालूम ही होगा। ठीक है, मात्र 49 रुपये की न्यूनतम शुल्क पर इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए दिए गए 2 व्हाट्सएप नंबर पर आप किसी पर भी संपर्क करके इसे आप ले सकते हैं। इसमें आपका जीके जीएस करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कर्नाटक संगीत की जो रानी है वो आपका किसे कहा जाता है। ठीक है, तो कर्नाटक संगीत की रानी की बात करेंगे फ्रेंड्स, किसे कहा जाता है, तो एमएस सुब्बलक्ष्मी। ठीक है, एमएस सुब्बलक्ष्मी इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एमएस सुब्बलक्ष्मी को कर्नाटक संगीत का रानी कहा जाता है। इसके अलावा इनको 1998 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली है क्या थी, तो पहले संगीतकार थी, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा इनको 1954 में पद्म भूषण दिया गया है, 1975 में इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कर्नाटक संगीत का त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है, तो कर्नाटक संगीत का जो त्रिमूर्ति कहा जाता है आपका त्यागराज को कहा जाता है, मुथुस्वामी दीक्षितार को कहा जाता है और आपका श्यामा शास्त्री जी को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा कर्नाटक संगीत भारतीय शास्त्रीय संगीत के रूपों में से एक है। इसके अलावा ये आपका कहाँ तक सीमित है, ये भी आपका बार बार एक प्रश्न बनता है। तो इस सीमित दोस्तों आपका 4 राज्यों तक है, दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। ठीक है, इन 4 राज्यों तक ही आपका कर्नाटक जो संगीत है आपका सीमित है, और बाकी देशों में दोस्तों आपका हिंदुस्तानी संगीत, ठीक है, शास्त्रीय संगीत हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाता है। इतना आपको कर्नाटक संगीत से याद रखने की जरूरत है फैक्ट्स को। ठीक है, यही सब फैक्ट दोस्तों आपका पिछले भी जो एग्जाम में हुए हैं, जैसे सीएचएसएल में हुए हैं, सभी फैक्ट्सों को साथ में जोड़ा गया था। ठीक है, तो लेना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टिपानी जो लोक नृत्य है वो आपका किस राज्य का है। ठीक है, तो टिपानी दोस्तों आपका जो लोक नृत्य है आपका गुजरात का है, तो इसका राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है, भारत के सौराष्ट्र चौरवाड़ क्षेत्र से उत्पन्न एक लोक नृत्य क्या है, तो आपका शैली है। ठीक है, इसके अलावा
तिपानी नृत्य आपका गुजरात का तो पारंपरिक लोक नृत्य है ही, इसके अलावा इसे मातला नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, ये नृत्य हिंदू त्योहारों जैसे होली दिवाली के समय या गुजराती समुदाय में शादी समारोह के दौरान क्या है, प्रचलित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि उपराष्ट्रपति का जो पद है उसका जो प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, देखिए उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है फ्रेंड्स, वो आपको बता दें किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये दोस्तों आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका अमेरिका हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि ऑप्शन में ब्रिटेन तो था ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन में ब्रिटेन रहेगा कहाँ से, जब आपका क्वेश्चन में उपराष्ट्रपति दिया गया था। ठीक है, अगर आपका राष्ट्रपति दिया जाता तब ऑप्शन में आपका ब्रिटेन रहता। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए राष्ट्रपति के चुनाव का प्रक्रिया, ठीक है, राष्ट्रपति पद का तो ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति चुनाव का तरीका आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बात करें तो हम लोग अनुच्छेद 63 है, वो आपका उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 63 से 73 तक संवैधानिक अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति योग्यताएं, चुनाएं और हटाने से संबंधित आपका प्रावधान करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 1928 से 1980 तक भारत ने कितनी बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो भारत ने कितना स्वर्ण पदक जीता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 8 गोल्ड हो जाएगा। ठीक है, भारत हॉकी ने 1928 से 1980 तक आपका 8 गोल्ड जीता है, जिसमें से आपका 1928 से 1956 तक लगातार 6 बार जीता है। ठीक है, लगातार 6 बार स्वर्ण जीता था। इसके बाद आपका 1964 के टोक्यो ओलंपिक और आपका 1980 के मॉस्को ओलंपिक। ठीक है, 1964 के टोक्यो ओलंपिक, 1980 का मॉस्को ओलंपिक में भी आपका भारत ने हॉकी जीता है, तो टोटल 8 गोल्ड अपने नाम किया है। इसके अलावा रजत पदक पूछेगा आपसे कि भारत ओलंपिक में भारत हॉकी के द्वारा कितना रजत पदक जीता गया है, तो वो आपका 1 जो कि 1960 में जीता गया था। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए कांस्य पदक कितना जीता है, तो कांस्य पदक आपका 3 जीता है, वो आपका 1968, 1972 और जो हाल में आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 आयोजित हुआ है 21 में, उसमें भी भारत ने हॉकी में आपका 1 कांस्य पदक जीता है। तो इस बात को भी याद रख लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जोग जलप्रपात है जो कि आपका किस नदी पर बसा हुआ है या किस नदी पर बना हुआ है, तो जोग जो जलप्रपात है दोस्तों आपका शरावती नदी पर बना हुआ है। ठीक है, शरावती नदी पर बना हुआ है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका शरावती हो जाएगा। इसके अलावा जोग जलप्रपात पश्चिमी कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया किस शहर को भारत का डेट्रॉइट भी कहा जाता है, तो भारत का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है, तो चेन्नई आपके ऑप्शन में दिया गया था। इसका राइट आंसर आपका चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका चेन्नई हो जाएगा। इसके बाद आपका चेन्नई क्षेत्र सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग केंद्र है। इसके अलावा इसमें 40% राजस्व हिस्सेदारी शामिल है और यहाँ से निर्यात का 60% प्रमुख कंपनियां फोर्ड, हुंडई, रेनॉल्ट, निसान, एमबीडब्ल्यू संचालित करती है और चेन्नई को ही भारत का डेट्रॉइट भी कहा जाता है। इस बात को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया है श्रीलंका का लोक नृत्य के बारे में कि इनमें से कौन सा जो लोक नृत्य था आपका श्रीलंका का था। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आसान क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि जो 3 ऑप्शन दिए गए थे आपका भारत का शास्त्रीय नृत्य का ही नाम दिया गया था। तो आप लोग को हमने हजारों बार बताया है भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य रूपों के बारे में, कौन कौन सा 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो उनमें से दोस्तों आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे, जिसमें से एक ऑप्शन आपका कानेडियन था। ठीक है, कानेडियन जो कि श्रीलंका का लोक नृत्य है, ये आपका राइट आंसर था। इसे मूल रूप से केवल पुरुषों को नर्तकी के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। अब कई ऐसे स्कूल हैं जो महिलाओं को कांडियन नृत्य रूप में प्रशिक्षित करते हैं। ठीक है, तो कांडियन इसका राइट आंसर था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप, ठीक है, 2023 में किस जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सात्विक और चिराग। ठीक है, सात्विक और चिराग आपका इसका राइट आंसर था, जिन्होंने 2023 में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ठीक है, इसके अलावा आपका इस जोड़ी ने विश्व चैंपियनशिप 2022 में भी कांस्य पदक अपने नाम है जो कि किया था। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए कितने रुपए की मासिक सहायता योजना की शुभारंभ किया है। ठीक है, तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री थे आपके एम के स्टालिन ने महिलाओं के लिए 1000 रुपये मासिक सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण शिविर का उद्घाटन किया था। ठीक है, आपका 2023 में ही किया था। तो इसका राइट आंसर आपका 1000 रुपये, इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि CH3OH में आपका अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका 6 हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट कह रहे थे कि आपका 6 दिया नहीं गया था, आपका दिया गया था ऑप्शन कुछ अलग टाइप का था। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर इसका डिस्कस कीजिएगा कि किस प्रकार का ऑप्शन आपको आया था। इसके अलावा CH3 को क्या कहा जाता है, तो ये दोस्तों आपका मेथनॉल कहा जाता है, और मेथनॉल का ही अनुसूत्र है आपका CH3OH, ठीक है। इसे मैथिल अल्कोहल, कास्ट नेफ्था, मैथिल हाइड्रेट और कास्ट स्पिरिट भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन तो और आपका जीके जीएस के नहीं मिला है, लेकिन एक क्वेश्चन आपका इंग्लिश का मिला है कि ट्रांक्विलिटी, ठीक है। ट्रांक्विलिटी का दोस्तों आपका सिनोनिम्स पूछा गया था, ठीक है। तो ट्रांक्विलिटी का जो सिनोनिम्स आपका हो जाएगा वो क्या क्या हो जाएगा, उसको एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक हो जाएगा आपका रेस्टफुलनेस, ठीक है। एक आपका हो जाएगा रेस्टफुलनेस, दूसरा हो जाएगा दोस्तों आपका सेरेनिटी, ठीक है। सेरेनिटी आपका हो जाएगा। तीसरा आपका क्यूटनेस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका क्यूट हो जाएगा, इसके अलावा काल्म हो जाएगा। ये सभी दोस्तों आपका ट्रांक्विलिटी का ही क्या है, तो ट्रांक्विलिटी का ही दोस्तों आपका सिनोनिम्स है, ठीक है। ये है वो पूछा गया था कि ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक किसने जीता है, ठीक है। कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। ये आपसे पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका होना है, क्या होना है, आप लोग को सामने दिख रहा होगा, तिलोत्तमा सेन, ठीक है। तिलोत्तमा सेन दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिलोत्तमा सेन है कौन, तो भारतीय किशोरी ने तिलोत्तमा सेन ने मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है, ठीक है। आप इसके अलावा कितनी वर्ष की है, तो 14 वर्ष से तिलोत्तमा सेन ने 262 स्कोर के साथ शीर्ष 8 रैंकिंग राउंड को समाप्त करने के बाद भारत के लिए दूसरा कांस्य पदक जीता था, कुल मिलाकर 5वां, ठीक है। वो 0.1 के मामूली संभावित अंतर से स्वर्ण पदक मैच से चूक गई थी, और ग्रेट ब्रिटेन की सियानोडे मैकिंटेस ने आपका स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड की ओलंपिक चैंपियन नीना क्रिस्टन आपका रजत पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रही थी, ठीक है। इसको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, गुलाबो सपेरा किस नृत्य से संबंधित है, ठीक है। तो गुलाबो सपेरा किस नृत्य से संबंधित है, तो इसको आपको बता दें। ये सभी जो क्वेश्चन है वो दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर जो आपका एग्जाम हुए हैं उसी में से देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो गुलाबो सपेरा दोस्तों आपको बता दें ये आपका कालबेलिया नृत्य से संबंधित है, तो कालबेलिया राइट आंसर हो जाएगा। कालबेलिया की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपका कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये दोस्तों आपका राजस्थान का लोक नृत्य है, ठीक है। राजस्थान का लोक नृत्य है, इसे सपेरा नृत्य या स्नेक चामर डांस के अन्य नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपका जो कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें 40 से 50% जो क्वेश्चन है वो दोस्तों आपका कहाँ से आते हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही आपको देखने को मिलता है। ऐसा आप लोग को भी अनुभव होता होगा, ठीक है। तो अभी SSC 2023 में आपका जो भी एग्जाम कंडक्ट कराइए, मेनली पहला आपका SSC CGL का 39 शिफ्टों में, MTS का 57 शिफ्टों में, CHSL का आपका 14 शिफ्टों में, ठीक है। इन सभी का PDF अगर आप लेना चाहते हैं मात्र 49 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। सामने 2 व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, इन दोनों में से किसी एक पर मैसेज करके PDF के बारे में जानकारी और इसे प्राप्त कर सकते हैं। एक बात और, सभी जितने भी प्रश्न आपको यहाँ मिलेंगे उन सभी प्रश्नों के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी साथ में जोड़ा गया है। जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जिनको भी लेना है व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जयमल और पत्ता किस किले को बचाने के लिए अकबर के विरुद्ध संघर्ष किया था, ठीक है। अकबर के विरुद्ध संघर्ष किया था, तो इसका राइट आंसर चित्तौड़, ठीक है। चित्तौड़ राइट आंसर हो जाएगा। 1567 में जब अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करने जा रहा था उस समय आपका महाराणा उदय सिंह ने किसे जयमल और पत्ता को चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा का भार सौंपा था, ठीक है। तो जयमल ने बहादुरी से किले की रक्षा की थी और 1568 ईस्वी के प्रारंभ में रात को किले की दीवार की मरम्मत कराते समय जयमल अकबर की बंदूक की गोली खाकर मारा गया था। इसके बाद अकबर भी इन दोनों की बहादुरी को सलाम किया था और चित्तौड़ में ही एक इनका प्रतिमा भी बनवाया था, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, लुई नगाई त्यौहार है जो कि किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। लुई नगाई के विषय में आप लोग को मालूम होगा, ये भी आपका प्रीवियस ईयर के एग्जाम से ही देखने को मिला है। तो लुई नगाई नी नागा जनजातियों के द्वारा किया जाता है और ये बीज बोने वाला त्यौहार है। ये भारत के कहाँ पर, तो मणिपुर राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है, तो मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मणिपुर में लुई नगाई नी के अलावा आपका लाई हरोबा, मणिपुर संगाई महोत्सव, चुम्फा महोत्सव, ये सभी आपके मणिपुर के त्यौहार हैं। मिजोरम में आपके चापचारकूट मिजो त्यौहार,
मीमकुट महोत्सव, पावलकुट महोत्सव, ये सभी आपके मिजोरम के हैं। अरुणाचल प्रदेश के आपके सोलुंग उत्सव, लोसर उत्सव, ड्री फेस्टिवल एंड रेह महोत्सव, ये सब आपके अरुणाचल प्रदेश के त्यौहार हैं। और असम से दोस्तों आप याद रख लीजिएगा, असम से एक बिहू आपका असम का त्यौहार है, बहुत ही मेनली है। और एसएससी टीसीएस में हर एग्जाम में ये प्रश्न आपका 3 से 4 बार आपका रिपीट होता है। ठीक है, बिहू एक साल में 3 बार मनाया जाता है। बिहू, माघ बिहू, काटी बिहू, फाग बिहू, इस प्रकार करके एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कुमकुमधर किस नृत्य से संबंधित है। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा लॉन्ग था। ठीक है, कि कुमकुमधर को 1970 ईस्वी में मेनली शायद ऐसा स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है कि कोई पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो किस डांस से संबंधित है, तो ये आपका कथक डांस से संबंधित है। कथक के विषय में आप लोग को मालूम होगा, ये उत्तर प्रदेश, ठीक है, मेनली उत्तर प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है। एंड इसके अलावा आपको एक नाम और देखने को मिलेगा, कुमकुम मोहंती। ठीक है, अगर इसका पूछा जाए तो कुमकुम मोहंती की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ओडिसी दोस्तों आपका ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है, इस बात को भी याद रखिएगा। तो कुमकुमधर कुमकुम मोहंती में दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होता है। कुमकुमधर तो कथक डांस और मोहंती तो ओडिसी डांस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपका, वो पूछा गया कि M1 M2 M3 M4 मिलकर क्या शो करता है। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया गया था, लिक्विडिटी इन कुछ कुछ करके दिया गया था, ऑप्शन भी नहीं मिल पाया है ठीक से, ना ही इसका लैंग्वेज में मिल पाया है। तो हम लोग M1 M2 M3 के विषय में कुछ संक्षिप्त में देखें तो M1 M2 M3 दोस्तों आपका क्या है, तो मुद्रा आपूर्ति के 4 मापक है। ठीक है, मुद्रा आपूर्ति के उपायों को M0 के साथ 4 श्रेणियों M1 M2 M3 में वर्गीकृत किया गया है। और ये वर्गीकरण कब किया गया था, तो अप्रैल 1977 में। किसके द्वारा, तो भारतीय राष्ट्रीय बैंक के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया था। M1 किसे कहते हैं, तो रिजर्व मनी को M0 कहते हैं। इसे हाई पावर्ड मनी, मौद्रिक आधार धन आदि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा M1 किसे कहते हैं, तो M1 दोस्तों आपका नैरो मनी को कहते हैं। नैरो मनी को M1 प्रचलन में मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली के साथ डिमांड डिपॉजिट, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट प्लस आरबीआई के पास अन्य डिपॉजिट, ये सभी आपके M1 कहलाते हैं। M2 दोस्तों आपका M1 प्लस डाकघर बचत की बचत जमा, ब्रॉड मनी कहलाता है M3 जो कि M1 प्लस बैंक प्रणाली के साथ टाइम डिपॉजिट M4, M3 प्लस डाक बचत के पास सभी प्रकार के डिपॉजिट आपका M4 कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित आपका कथन दिया गया था, जिसमें से बताना था कौन सा कथन आपका सही है। जिसमें से एक कथन दिया गया था नॉट जस्टिसेबल। ठीक है, ये कथन आपका बिल्कुल राइट था। ठीक है, राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, शॉर्ट फॉर्म DPSP होता है। भारत संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर ये भी पूछा जाए कि आयरलैंड किस देश के संविधान से लिया था, तो स्पेनिश संविधान से कॉपी किया था। इसके अलावा राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत गैर न्याय संगत अधिकार है, जिसका अर्थ है कि ना उन्हें कानून की अदालत के माध्यम से लागू किया जा सकता है, लेकिन वो उद्देश्य रूपरेखा निर्धारित करते हैं जिसके अनुसार नीतियाँ और कानून बनाए जाने चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट पूछा गया था फंडामेंटल राइट से। स्टेटमेंट क्या पूछा गया था, जानकारी नहीं लग सका है, तो फंडामेंटल के विषय में हमने आपको बहुत बार बताया चुका था। आशा करते हैं कि आप लोग प्रश्न को सही किए होंगे। स्टेटमेंट क्या क्या दिया गया था आपको अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फंडामेंटल राइट से संबंधित कुछ कथन को देखें, कुछ पॉइंट्स को देखें, तो ये तो पहली बात कहाँ पर वर्णित है संविधान में, तो भाग 3 में है। अगर आपका आर्टिकल अगर पूछ दिया जाए तो 12 से 35 अनुच्छेद में है। वर्तमान में दोस्तों आपका 6 मौलिक अधिकार है, मूल संविधान में आपका 7 था। इसके अलावा एक संविधान आपका एक मौलिक अधिकार आपका संपत्ति का अधिकार था, वो दोस्तों आपका 1978 में आपको इसे हटा दिया गया था और कानूनी अधिकार बनाया गया था। ठीक है, तो इस 44वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय। ठीक है, तो अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार बच गए हैं। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, हम लोग इस बारे में बहुत सारे वीडियो में चर्चा किया है, तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो पिछले जो आपके एनालिसिस हुए हैं उन सभी वीडियो को आराम से देख लीजिएगा। इसके अलावा फंडामेंटल राइट की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया है एक म्यूजिक डायरेक्टर से साथ 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से पूछा गया था इनमें से कौन सा म्यूजिक डायरेक्टर है। ठीक है, तो म्यूजिक डायरेक्टर से संबंधित आपका कौन सा ऑप्शन सही था, अगर आप लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में इसे लिखने का प्रयास है जो कि जरूर कीजिएगा कि कौन से म्यूजिक डायरेक्टर का नाम है जो कि आपका दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका 1807 से लॉ से रिलेटेड कुछ आपका क्वेश्चन आया था जो कि वॉल्यूम टेम्परेचर
वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर से संबंधित था। पूछा गया था कि किस वैज्ञानिक ने दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी लैंग्वेज नहीं मिल पाया है। स्टूडेंट है जो क्वेश्चन बहुत कम बताते हैं, इसलिए जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम पर आज हम नहीं देंगे। पीडीएफ को लेने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर लेना होगा, जो कि हम शुरू में ही आपको प्रोवाइड कराए थे, लेकिन बशर्ते आपको डेट ऑफ एग्जाम और शिफ्ट आपको बताना होगा, तभी आपको पीडीएफ है जो कि दिया जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से देखने को मिला था, वो देखने को मिला था, अगर इंटरेस्ट पेमेंट और रेवेन्यू डिफिसिट डबल हो जाए तो फिजिकल डिफेक्ट पर क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज और डिक्रीज विद द परसेंटेज। ठीक है, इस प्रकार करके कोई क्वेश्चन पूछा गया था। इसका भी लैंग्वेज न मालूम है, नहीं हमको इसका क्वेश्चन मालूम है। ठीक।